गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे भी होंगे और स्वस्थ भी। मैं जीएम श्रीवास्तव आज के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 9 के हिंदी व्याकरण से संबंधित भाग अर्थ के आधार पर वाक्य भेद के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। हम सबसे पहले इसके परिचय को जानेंगे और उसके बाद फिर आवश्यक इसके भागों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले आपसे अनुरोध है कि आप व्याकरण की पुस्तक निकालें और उसमें वाक्य पाठ जो है वो देखते रहें और हाथ में एक पेंसिल भी रखें, ताकि कोई आवश्यक जानकारी यदि आप सुने तो उसे आप रेखांकित कर सकें, ताकि अभ्यास करते वक्त, अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर ढूंढते वक्त आपको परेशानी ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, यदि हम वाक्य को परिभाषित करें तो इस प्रकार होगा कि ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट करे, असल में वही वाक्य कहलाता है। अर्थात जिस शब्द समूह से बोलने वाले का आशय या अर्थ व्यक्त होता है वह वाक्य कहलाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे एक वाक्य है, परिश्रमी व्यक्ति सफल रहता है। असल में हम यहाँ देखें कि यह शब्द समूह सार्थक है, व्याकरण के नियमों के अनुसार व्यवस्थित भी है तथा पूरा आशय प्रकट करता है, अतः यह एक वाक्य है। इसमें जितने घटक दल होते हैं वाक्य के निर्माण में, वो सभी घटक दल जो है इस वाक्य में सुव्यवस्थित ढंग से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इसे वाक्य का दर्जा दे सकते हैं। यह वाक्य है, इसका एक और प्रमाण यह भी है क्योंकि इसमें उद्देश्य और विधेय दोनों ही एक साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए यह एक वाक्य की श्रेणी में आते हैं। अर्थ की दृष्टि से यदि वाक्य भेद देखें तो कुल मिलाकर 8 वाक्य भेद होते हैं। बच्चों, मैं एक एक करके 8 भेद के बारे में विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूँ। आप ध्यान से सुने तो आप 8 भेदों के बारे में अच्छी तरह समझ पाएंगे। पहला भेद है विधानवाचक वाक्य। इस वाक्य को यदि हम परिभाषित करें तो होगा कि जिस वाक्य से किसी क्रिया के होने का बोध होता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। अलग तरह से यदि हम समझने का प्रयास करें तो यह होगा कि जिस वाक्य से हमें किसी भी क्रिया या कोई भी काम होने या संपन्न होने के बारे में जानकारी मिलती है, तो ऐसे वाक्य ही विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे वह खा चुका है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि वह खा चुका है में इसमें एक प्रकार की क्रिया संपन्न हो रही है और इसीलिए यह एक विधानवाचक वाक्य की श्रेणी में आएगा। एक और उदाहरण हम समझ सकते हैं। मैं आया और वह चला गया। इस वाक्य में क्रिया के होने अथवा उसकी प्रक्रिया का बोध होता है, इसलिए इस तरह के वाक्य को हम विधानवाचक वाक्य कहेंगे। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी कार्य के न होने का बोध होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इसे हम अलग तरह से ऐसे समझेंगे कि ऐसा वाक्य जिसमें किसी भी प्रकार की क्रिया संपन्न ना हो रही हो अथवा नकारात्मक क्रिया हो, तो ऐसे वाक्य निषेधवाचक वाक्य में आते हैं। जैसे तुमने गाना नहीं गाया, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इसमें क्रिया तो है लेकिन ये नकारात्मक क्रिया है अथवा इसमें क्रिया संपन्न नहीं हो रही है। एक और उदाहरण देखेंगे। तुमने गाना नहीं गाया इसलिए तुम नहीं जा सकते। इस वाक्य में क्रिया के न होने का बोध होता है अथवा क्रिया संपन्न नहीं हो रहा है, इस कारण ऐसे वाक्यों को हम निषेधवाचक वाक्यों की श्रेणी में रखेंगे। अगला है आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में
किसी प्रकार की आज्ञा अथवा अनुरोध का बोध होता हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात ऐसे वाक्य जिससे आज्ञा या अनुरोध का बोध होता हो, या जिस वाक्य से ऐसा लगे कि किसी प्रकार की आज्ञा दी जा रही हो या कोई अनुरोध किया जा रहा हो, तो ऐसे वाक्य आज्ञावाचक वाक्य की श्रेणी में आते हैं। जैसे तुम जाओ और उसे भेजो, इस वाक्य में आज्ञा का बोध होता है, अथवा यहाँ पर किसी कार्य को करने का आदेश दिया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में यह आज्ञावाचक वाक्य कहलाएगा। अगला है प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्न सूचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी प्रकार का प्रश्न करने का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। बच्चों, प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। जिस वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, किस लिए और अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे वाक्य मूल रूप से प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे उसने पूछा कि तुम कौन हो। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इस वाक्य में प्रश्न किए जाने का बोध हो रहा है तथा इस वाक्य में प्रश्न सूचक चिन्ह का भी इस्तेमाल किया गया है और प्रश्न सूचक शब्द भी जुड़े हुए हैं, इसलिए इसे हम प्रश्नवाचक वाक्य की श्रेणी में रखेंगे। अगला है विस्मयवाचक वाक्य। जिस वाक्य से आश्चर्य, शोक, हर्ष, विस्मय इत्यादि भावों का बोध होता है, तो ऐसे वाक्य विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे अरे वह तो गिर पड़ा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इस वाक्य में विस्मय के भाव का बोध होता है अथवा आश्चर्य के भाव का बोध होता है, इस कारण ऐसे वाक्यों को विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि विस्मयवाचक वाक्य में सबसे पहले शब्द के बाद विस्मय सूचक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें विस्मय सूचक शब्द भी होते हैं, इसलिए इसमें विस्मय सूचक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे वाक्य भी विस्मयवाचक वाक्य की श्रेणी में आते हैं। अगला वाक्य है संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य से हमारे मन में या जिस वाक्य द्वारा हमारे मन में किसी प्रकार का संदेह या शक उत्पन्न हो, या जिस वाक्य द्वारा किसी प्रकार का संदेह प्रकट किया जाता हो, तो ऐसे वाक्य संदेहवाचक वाक्य कहे जाते हैं। जैसे उसने पढ़ लिया होगा, मुझे लगता है कि वह नहीं आएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इन वाक्यों में संदेह तथा संभावना व्यक्त किया जा रहा है, इसलिए ये संदेहवाचक वाक्य की श्रेणी में आएंगे। अगला वाक्य है इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी की इच्छा, आशा या शुभकामना का बोध होता हो, ऐसे वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे तुम सफलता प्राप्त करो या आशा करता हो कि तुम सफल रहो। इन वाक्यों में आशा, इच्छा या कामना का बोध या उसे स्पष्ट किया जा रहा है या उसका बोध व्यक्त किया जा रहा है, तो ऐसे कारण के चलते ही यह इच्छावाचक वाक्य कहलाएगा। और आखिरी है संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य का एक हिस्सा दूसरे हिस्से की संभावना पर निर्भर करता है, अथवा एक वाक्य दूसरे वाक्य की ओर संकेत करते हैं, तो ऐसे वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे यदि तुम पढ़ो तो सफल रहोगे। यह ध्यान देने वाली बात है कि यदि तुम पढ़ो ये संभावना व्यक्त करता है सफल होने के, मतलब एक वाक्य जो है वो दूसरे वाक्य की ओर इशारा कर रहा है। तो ऐसे इन वाक्यों में दूसरे हिस्से की संभावना पर पहले हिस्से का अर्थ निर्भर करता है, इस कारण ऐसे वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। बच्चों, यह था वाक्य के 8
भागों के का विस्तार या 8 भागों के अलग अलग परिभाषा और उनका विवरण। अगला इसमें ध्यान देने वाली बात है कि वाक्यों का रूपांतरण, अर्थात जो वाक्य हैं उन्हें हम किस प्रकार से बदलेंगे या बदल सकते हैं। तो ध्यान देने वाली बात है कि जो परिभाषा या जो विवरण मैंने अलग अलग समझाई है उसको ध्यान में रखते हुए आप आसानी से एक वाक्यों से दूसरे वाक्यों में इसका रूपांतरण कर सकते हैं। जैसे यदि विधानवाचक वाक्य से निषेधवाचक वाक्य में परिवर्तन करना हो तो ऐसे वाक्यों में हम विधानवाचक वाक्यों में निषेधवाचक शब्दों का इस्तेमाल करके हम इसे परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे विधानवाचक वाक्यों से यदि प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तित करना हो तो ऐसे वाक्यों में विधानवाचक वाक्यों को प्रश्नवाचक में रूपांतरित किया जा सकता है यदि इसके लिए क्या, कौन इत्यादि शब्दों का प्रयोग या इत्यादि अव्ययों का प्रयोग किया जाए। मेरे बोलने का अर्थ ये है कि यदि हम निषेधवाचक से आज्ञावाचक या फिर प्रश्नवाचक से विस्मयवाचक या संदेहवाचक से इच्छावाचक इत्यादि में बदलने का प्रयास करें तो हम आसानी से बदल सकते हैं इसके जानकारी के आधार पर। अर्थात विधानवाचक वाक्य को निषेधवाचक वाक्य या आज्ञावाचक वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में यदि हमें बदलना है तो इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण शब्दों में बदलाव करने होंगे। हम पूरे वाक्य को तो नहीं बदल सकते, लेकिन इससे जुड़े हुए शब्दों को फिर से व्यवस्थित कर हम आसानी से वाक्यों को बदल सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम समझेंगे कि जैसे एक उदाहरण है, मंजुला गृह कार्य कर रही है, इसे हमें बदलना है निषेधवाचक वाक्य में। तो बहुत ही आसान है बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं कि निषेधवाचक वाक्य में नकारात्मक क्रिया या निषेध शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका अर्थ यह है कि इसमें हम थोड़ा परिवर्तन लाकर हम इसे निषेधवाचक वाक्य में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे मंजुला गृह कार्य नहीं कर रही है, यहाँ नहीं यदि हम जोड़ दें, निषेधवाचक शब्द यदि हम जोड़ें तो ये आसानी से निषेधवाचक वाक्य में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार से एक और उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे मोहन रोज पढ़ने जाता है, इसे हमें परिवर्तित करना है प्रश्नवाचक वाक्य में। तो बहुत ही आसान है बच्चों, इसमें प्रश्न सूचक शब्द यदि हम जोड़ें तो आसानी से इसे प्रश्न सूचक वाक्य में बदल सकते हैं। जैसे क्या मोहन रोज पढ़ने जाता है, यहाँ पर क्या यदि हम जोड़ दें जो कि प्रश्न सूचक शब्द है तो ये आसानी से इसे हम प्रश्नवाचक वाक्य में बदल सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से वाक्यों को परिवर्तित किया जा सकता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। शब्दों को सुव्यवस्थित कर वाक्यों में परिवर्तन किया जा सकता है। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप सबको यह व्याख्या अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब मुझे उम्मीद है कि आपको अभ्यास करते वक्त किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बच्चों पाठ्य पुस्तक में आपका जो व्याकरण का किताब है, उस किताब में जो अभ्यास में प्रश्न दिए गए हैं आप उसे करने का प्रयास करें। मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से कर पाएंगे। तो फिर बच्चों मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।